गुड मॉर्निंग रंजीत जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही चलिए ठीक है, थोड़े एक दो पार्टिसिपेंट्स को और जुड़ जाने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ओके। है। ओके। ओके। Pronto, tenho algo que não estava do campo. आपका कोई स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। अभी तक में सिर्फ दो ही लोग जुड़े हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल एक दिया था, ये वाला। विजिबल है स्क्रीन पे? जी सर। ये आप सॉल्व हो गया था या फिर इसमें दिक्कत हुई थी? देखिए, लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल आपको दिया था उसमें बोला था कि एक कॉइल है जो कि कॉपर वायर की बनी हुई है। एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 400 ओम का वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैलकुलेट करिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस टेम्परेचर पे कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसने पूछा है, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको कल बताया था, किस फॉर्मूले पे यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला ऐसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ इसी फॉर्मेट में आएंगे कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई टेम्परेचर दे देगा, उसका रेजिस्टेंस बता देगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे यहां पे दिया हुआ है कि साथ ही में आपको बता देगा कि वो मटेरियल कौन सा है। तो कॉपर का जब मटेरियल की बात करेंगे तो उसने बताया है यहाँ पे कि एक जो कॉपर की मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी वो उस मटेरियल के हिसाब से कितनी होगी। यूज है यहाँ पे 0.0038। तो फॉर्मूला हमारा दिया हुआ था, क्या था फॉर्मूले में? आरटी क्या हो गया, जो हमारा टेम्परेचर उसने पूछा हुआ है। और RT1 की बात मैं कर रहा हूं, जो टेम्परेचर इसने आस्क किया हुआ है। मैं स्क्रीन को रुक जाइए, साफ कर दे रहा हूं, फिर पॉइंट्स में आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे दो चीजें इसमें दी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं? सबसे पहले इसने क्लियरली बताया हुआ है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना हो जा रहा है, 400 ओम हो जा रहा है। और जो हमारा कॉपर का टेम्परेचर। उस पर कितना मतलब रजिस्टिविटी है, तो 0.3 इतना इसने दिया हुआ है। जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, RT1 = RT1 प्लस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा टी, और T1 - TT। ये टी और T1 क्या है? टी मतलब जो हमारा अभी करंट का टेम्परेचर है, और T1 क्या हो गया, वो टेम्परेचर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको यहां पे इंडिकेट किया हुआ है। तो जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कितना दिया हुआ है, R80, मतलब 80 के लिए ही इसने पूछा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने पूछ लिया कि जो चेंज वाला टेम्परेचर हुआ वो क्या हो गया, 80 हो गया। तो RT1 = 80, यही इसने पूछा हुआ है कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमको इसको फाइंड करना हुआ है। आरटी हमको क्या है, ये आरटी हमारा क्या हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, करंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। अल्फा ये ए क्या हो गया, ए मतलब उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो 0.0038 दिया हुआ है। क्लियर है? सेम T1
T1 क्या हो गया, जो टेम्परेचर चेंज होगा, जो हम बात कर रहे हैं, जो चेंज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो वो कितना पूछा हुआ है 80। और T क्या है, T हमारा 80। दिया हुआ है 20। हमने इसको क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट किया। रेजिस्टेंस भी इसने यहां पे दिया हुआ है, R20 इज इक्वल टू कितना है, 400 ओम। रेजिस्टेंस ही पूछा है ना कि जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आरटी हमारा क्या दिया हुआ यहाँ क्लियरली मेंशन है, तो हमने इसको क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया। आरटी इज इक्वल टू 400 ओम जो यहां दिया हुआ है, पुट किया। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.038। 0.0038। फिर हमने क्या किया, उसको टी, टी मतलब करंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, T1 क्या होगा, जो चेंज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टी हमने यहां पे दे दिया 20, सेम T1 माइनस टी यानी 80 माइनस 20। पुट किया, सॉल्व किया, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वो कितनी आएगी, 484 ओम्स। क्लियर है। इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कहीं डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आगे फिर प्रोसीड करूं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे मे भी हो सकता है आगे कि बढ़ो। वैल्यू चेंज कर दे, या फिर आपको पूछ ले, अगर दो वैल्यू दिया हुआ है, दो वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे दो टेम्परेचर अलग अलग दे दिया है, उसमें अल्फा पूछ सकता है, या फिर आपको चेंज वैल्यू वाला दे दे और इस टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए दे दे। तो आपको मेन पॉइंट्स क्लियर करने हैं कि जो टेम्परेचर टी, टी है मतलब करंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, T1 है, दैट्स मीन की जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हो गया। अल्फा की जब बात करेंगे तो वो क्या हो गया, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, और उसको आप पुट करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देता है, जिसके चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें न्यूमेरिकल के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है। ठीक है सर। आगे बढ़े, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बंडल कंडक्टर। अब बंडल कंडक्टर क्या होता है, जैसे आप नाम से समझ में आ रहा है, बंडल जैसे कॉपियों का अगर हम कहें एक बंडल है, या एक बॉक्सेस का बंडल है, मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी क्या हो गई, कॉपीज एक लाइन में क्या रखी हुई है, एक जगह के क्या साथ में रखी हुई है, इसको क्या कहेंगे, हम बंडल कहेंगे। करेक्ट, सही है ना। इसी को ना बंडल कहेंगे, चाहे वो कॉपी का बंडल हो, या फिर कोई बॉक्सेस का बंडल हो, या किसी और चीज का बंडल हो। तो वैसे ही नाम से आप हम्म। समझ पा रहे हैं, बंडल का मतलब हो गया बहुत सारी चीजें जो एक साथ में रखी हो। यहां क्या बंडल बता रहा है, कंडक्टर की बात कर रहा है। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर हमारा जहां भी रहेगा, कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा इजिली, उसको हम कंडक्टर कहेंगे। यहां पे कंडक्टर की बात कर रहा है हमारे वायर्स। कंडक्टर का मतलब हो गया हमारे वायर की बात कर रहा है, और बंडल का मतलब हो गया बहुत सारे वायर को एक साथ अगर हम यूज करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बंडल कहलाएगा। क्लियर है। तो बंडल कंडक्टर क्या होता है, बंडल कंडक्टर हमारा, जब आप ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि कई जगहों पे ऐसा रहता है कि एक साथ कई वायर्स, कभी कभी ऐसे दो वायर्स रहेंगे, 6 बार रहता है, 3 3 बार। दो वायर रहेंगे, कहीं पे क्या रहेगा, कुछ इस फॉर्म में रहेगा, तीन वायर जाएगा। आई एम करेक्ट, सही बोल रहे हैं ना ये। या कहीं पे हमारे जी जी। चार वायर्स ऐसे जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम्म। बंडल कंडक्टर्स कहते हैं। मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो कि एक साथ क्या हो रहे हो, ट्रांसमिट किए जा रहे हो। अब इस, ये तो क्लियर हो गया कि बंडल कंडक्टर क्या होता है। आगे देखते हैं कि बंडल कंडक्टर कहाँ यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है। इसका यूज हम करते हैं जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, जहां पे हमारा क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशंस जो होते हैं हमारे, जनरेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, किसके द्वारा, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। हो स्टेप जाएगा अप नहीं ना। ट्रांसफार्मर की मदद से हाँ हम क्या लेकिन और करते हैं, लिख के कुछ उस पावर को बढ़ा लेते हैं। मे भी हमारा पावर अगर 220 से जब भी ज्यादा होता है,
तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक वायर के थ्रू ना पास करके उसको बंडल ऑफ कंडक्टर्स के माध्यम से उसको पास करें। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम कहीं पे 400 केवी का, अगर किलो वॉट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कई कंडक्टर्स में पावर को तोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 वायर्स में तोड़ रहे हैं, तो 200 केवी का क्या किया हमने, दो बंडल कंडक्टर लाया और इसको क्या किया, ज्वाइन करके और ट्रांसमिट कर दिया। भैया म्यूट कर लीजिए। रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ किस, प्लीज जो भी लोग अपने माइक को ऑन रखे उन्हें म्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया, चलिए ठीक है, खुद ही कर दिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि हमारी बात हो रही थी बंडल कंडक्टर में। तो जब ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने की बात आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, कई पार्ट में तोड़ देते हैं। और कई पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या हो गया, कई अलग अलग कंडक्टर्स के माध्यम से हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, एक वायर की बजाय कई वायर्स में। सब में ऐसा नहीं है कि सब में फेस अलग रहेगा। अगर 400 केवी की बात कर रहे हैं, तो हमारा 220 इसमें हो गया, 220 हमने क्या किया, इसमें भेज दिया। दोनों में फेज जो रहेगा सेम ही रहेगा, सेम फेज रहेगा, बट हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कंडक्टर के माध्यम से इसको ट्रांसमिट करते हैं। रीजन क्या होता है इसका, तो जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन के बाद से जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको जब पार्ट्स में तोड़ के भेजते हैं, तो इसकी वजह से रजिस्टेंस इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या करती है, पावर लॉस को बढ़ा देगी। अगर हम किसी एक वायर के माध्यम से करेंगे, तो उस लॉसेस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन का यूज करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ बंडल कंडक्टर्स का यूज करते हैं ट्रांसमिशन का। इससे फायदा मतलब क्या दिक्कत होती है, तो स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट होता है जब हम किसी एक वायर के माध्यम से, मतलब कोई वायर है जिसकी मोटाई क्या है, बहुत ज्यादा है, इस वायर से अगर हम क्या किए, पास कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा, स्किन इफेक्ट होगा। उस स्किन इसकी स्किन इफेक्ट को मैं आगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें और डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होंगे, जो लॉसेस होंगे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस स्किन इफेक्ट, हम क्या करते हैं, ऐसे बंडल कंडक्टर्स को बना के ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है यहां तक। कहां पे इसका यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन में। क्लियर है, हम इसका यूज करते हैं यस। ओवरहेड ट्रांसमिशन में, जिससे कि हमारा स्किन इफेक्ट कम हो जाए। और उसके लिए हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, वायर्स को कई पार्ट में तोड़ देते हैं, फेजेस नहीं डिफरेंस होता है, फेज सेम होता है। हाँ, एक पॉइंट और है, जो ये बीच में आप देखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं ये दो बंडल वायर का है, तो बीच में ऐसे एक जॉइंट रहता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है, इसको कहते हैं हम स्पेसर। स्पेसर। हाँ, स्पेसर कहते हैं। ये क्या करता है कि इन केस अगर विंड चल रही हो या किसी भी रीजन की वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, हमारा वायर एक दूसरे से टच ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस स्पेसर का यूज करते हैं। हाँ, एक चीज और, जब हम ऐसे बंडल वायर में इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। लेकिन जैसे सर कि जो हमारा, कंडक्टर है वायर में तो डिफरेंट होता है। हाँ हेलो सर। जी बोलिए। जैसे वायर आप जो बोल रहे हैं, वायर जो हाँ, आप बोल रहे हैं, वायर तो सर इंसुलेटिंग वाले को बोलते हैं जिसपे इंसुलेटर चढ़ा होता है। और नहीं नहीं, बाकी मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन तो लाइन की बात कर रहा हूँ, ओवरहेड में कहाँ उसको तो इंसुलेशन कंडक्टर केवल बोलते हैं। जैसे आप जो वायर बोले, वायर वर्ड यूज कर रहे हैं, वायर का मतलब तो अरे जो तो वो इंसुलेटिंग वायर होता है ही, उसको वायर जो बोलते हमारी हैं। ट्रांसमिशन लाइन हो गई, वो भी तो एक प्रकार की तार ही उसको है ना, उसमें से बिजली ही ना बह रही है। लेकिन सर, तो आईटीआई में पढ़ाया गया था कि कंडक्टर वायर में डिफरेंट बताया गया था। जो जिसमें नहीं नहीं, तो मैं इंसुलेटर चढ़ा इसीलिए तो रहता है वर्ड उसको क्लियर वायर कर रहा बोलते हूँ हैं। यहाँ पे, इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ। ऊपर भी मैंने बताया तो कि उसमें जब कंडक्टर हाई यूज। वोल्टेज को जी। ट्रांसमिट करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक थोड़े है। पॉइंट्स आप पूरे तरीके से सुनिए और क्लियर समझने की कोशिश करिए। वर्ड सेम, उसको ओके भी सर। वायर ही कहेंगे, हाँ दोनों में। अब उसको ये नहीं कह सकते ना कि आप वो ओके वायर सर, नहीं है। ओवरहेड लाइन पे जो। जी सर।
ओवरहेड जो तार होता है उसको वायर बोल सकते हैं? जी। जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है ओवरहेड लाइन पे, क्या उसको वायर कह उसको सकते आप हैं? वायर नहीं कहेंगे, मतलब वो तार नहीं है, वो तार ही है ना, उसके माध्यम वो से हम बिजली को एक जगह से नहीं, दूसरी। जैसे जैसे आईटीआई में जब पढ़ते हैं वहाँ बताया गया था वायर, हम उसको नहीं बोलेंगे, वायर इसलिए हमें नहीं पता बोलेंगे है, क्योंकि आप उसमें जो कह लकड़ी रहे हैं चढ़ा होता है। डेफिनेशन अगर आपकी पूछी जाएगी तो आप वायर की प्रॉपर्टी को अलग लिखेंगे और ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टी को अलग लिखेंगे। लेकिन जब आप वर्ड को समझने, मतलब अपने भाषा में अगर किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो रोटी सब्जी खाना होता है, और नॉर्मल अगर आप खाना भी कहेंगे तो वो भी खाने के ही कंसीडर, मतलब उसको खाना ही समझा जाएगा। ओके सर। मैं ये जो बात आपको पॉइंट ठीक में है। बता रहा हूं, अगर आप वायर से कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन समझ लीजिए। ओके सर, ओके क्योंकि आइए सर। वायर तो में आप फिर कभी भी 400 केवी का ट्रांसमिशन नहीं करेंगे सर। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सामने। जनरेटिंग स्टेशन में जी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसमिशन लाइन की जी बात जी कर रहा सर। हूं। क्लियर है? जी जी सर, ओके। हाँ। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ठीक है आगे से ट्रांसमिशन लाइन ही आपको बोलूंगा, कोई उसमें इश्यू नहीं है। नहीं नहीं सर, बस कंफ्यूजन नहीं है, बस वायर और हाँ। उसमें कंडक्टर में डिफरेंट, मतलब वही जानना था तो क्या वो जो बढ़ाया गया पहले सही है कि वो गलत है? अब वो फिर चीज हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए तो इस हम टॉपिक उसमें को कंफ्यूज हो हटाते गए थे हैं, ना कि आगे अब बढ़ते हैं। उसको बाहर। ठीक है। ठीक सर, हम कहाँ ओके पे सर। थे, किस पॉइंट पे थे? हाँ, जब आप बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपने सुना होगा कोरोना इफेक्ट होता है। एयर्स के जो जी सर, मॉलिक्यूल्स होता है। होते हैं, जब उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, उसके आसपास की एयर्स जो होती हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारा कोरोना इफेक्ट होता है। तो जब हम अच्छा। एक वायर के थ्रू, किसी मोटे वायर के थ्रू हम इसको, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अगर हम इसको पार्ट क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारे कोरोना इफेक्ट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग कंडक्टर्स में, एक बंडल ऑफ कंडक्टर में ट्रांसमिट करते हैं, तो उसकी वजह से कोरोना का भी चांसेस, कोरोना इफेक्ट के भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि जो इफेक्ट डिस्चार्ज द ARC एंड वॉयलेट ग्रो विथ हमिंग नॉइस, जिसको हम कोरोना क्लियर वर्ड में कहते हैं, उसके लिए हमारे पास अगर बहुत ज्यादा हैवी वायर रहेगा, और हैवी वायर में हमने क्या किया, 4 वायर की जगह 2 वायर यूज किया है, तो दोनों के एरिया के हिसाब से हमारा क्या होगा, स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। स्किन इफेक्ट होने की वजह से हमारा क्या रहेगा, कौन कोरोना के, जो कोरोना इफेक्ट है होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, बंडल ऑफ वायर में तोड़ के ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? इसमें आगे बढ़े। इसके फायदे और भी होते हैं, जैसे यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसने लिखा हुआ है रिड्यूस रिलक्टेंस, रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट, रिड्यूस कोरोना लॉस, रिड्यूस रेडियो इंटरफेसिंग, रिड्यूस सर्ज इम्पिडेंस। इतनी सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम बंडल वायर का यूज करते हैं। अब जब डेफिनेटली हमारे बहुत सारे लॉसेस को ये कम कर रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ, तो हमारी जो इसमें इफिशियंसी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। इस वजह से हम बंडल वायर का यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बंडल वायर क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ वायर के क्या रहते हैं, हम नंबर ऑफ वायर्स को एक साथ क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो लॉसेस होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, रिलक्टेंस कैपेसिटेंस के मामले में। फिर आप बात करेंगे, इससे कोरोना इफेक्ट के भी चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट को भी ये क्या करता है, कम कर देता है। जब हमारा वायर ज्यादा पतला रहता है तो उसमें स्किन इफेक्ट की संभावना कम होती है, एज कंपेयर टू अगर आपका वायर बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट से बंडल वायर के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। क्लियर हुआ बंडल वायर? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो रेजिस्टिविटी कॉपर एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, किसी को आइडिया? एलॉय जो उस पे मिश्रण, वो किया जाता है। मिश्रण होता है सर। क्या होता मिस है? मिश्रण बोलते हैं लाए को। आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही दो है। धातुओं को मिश्रण दो धातुओं को दो धातुओं को मिला मिला के जो करके जो जो चीज होता बनता है, एग्जैक्टली मिश्रण। exactly. हाँ, दो एलॉय। एलॉय का मतलब ये हो गया कि जिसमें आप दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को एक साथ मिला के जो नया मटेरियल बना रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? एलॉय कहलाएगा। वो एलॉय। डिपेंड करता है जी सर। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको किस चीज की या किस मटेरियल की, किस टाइप के मटेरियल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कॉपर के बारे में आप लोगों को बताया था कि कॉपर वायर भी यूज करते हैं। कॉपर के लिए आप नट बोल्ट, जो सॉकेट में लगे हुए नट बोल्ट्स रहते हैं, उसका भी यूज करते हैं। सॉकेट्स का भी यूज करते हैं। कुछ जगहों पे क्या कहते हैं, जो पिंस रहते हैं, जो चार्जिंग पिंस रहते हैं, उनके लिए भी आप यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह कॉपर का सेम ही मतलब प्रॉपर्टी रहेगा। कहीं पे कुछ ना कुछ उस कॉपर में, प्योर कॉपर तो आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्योर कॉपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके हार्डनेस और नॉर्मल जो आपके सॉकेट के पिन के हार्डनेस है, दोनों में डिफरेंस होगा। जी। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम ऐड करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो क्या हमारे लिए, जो हमारी नीड है, जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं स्मूथली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो, मिनिमम हो। और टेम्परेचर हाई जाए, बट टेम्परेचर इतना भी ना हाई चला जाए कि वो क्या करे, उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और उसको क्या कर दे, डैमेज कर दे। हम किस बात का ध्यान रखते हैं, उसकी हार्डनेस बनी रहे। तो उसी के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लो रेजिस्टिविटी कॉपर एलॉयस यूज करते हैं अपने डेली डेली लाइफ में। जैसे कि आप बात करेंगे कौन कौन से हो गए, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और बेरली कॉपर एलॉय। ये तीन टाइप के एलॉयज हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? विजिबल है ना सबको? जी सर। हाँ। जी जी। जब हम ब्रास की बात करेंगे, मैं डीपली अब कॉपर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा बता चुका हूं, तो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं ब्रास पे आता हूं। जब आप ब्रास की बात करेंगे, ब्रास में क्या होता है, व्हेन कॉपर इज अलॉयड विथ जिंक, मतलब जिंक के साथ में जब हम मिलाते हैं, 60% हमारा क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे, 40% क्या यूज करेंगे, जिंक यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड ब्रास। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यही अगर इन केस आपको पूछता है, क्वेश्चन आता है कि लो रेजिस्टिविटी कॉपर स्पेसिफिक पूछ ले कि कॉपर के एलॉय कौन कौन से हैं, तो आप 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, यही ब्रांच, ब्रॉस और बेरिलियम कॉपर एलॉय, इन्हीं तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। और मैं एक दो पॉइंट्स को इंडिकेट करूंगा कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जब भी आप ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास में 60% आपका क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, 40% हमारा उसमें जिंक रहेगा। इट इज कॉल्ड, तभी हमारा क्या होगा, ब्रास बनेगा। ब्रास हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बट हैज लो कंडक्टिविटी देन कॉपर। डेफिनेटली अगर कोई चीज प्योर है, अगर उसमें आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कॉपर में आपने क्या किया, जिंक को ऐड किया, तो जिंक कंपैरिजन में कॉपर के उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। वो इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि हम कॉपर की कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकें। तो हमने क्या किया, उसमें जब इंप्योरिटी को ऐड किया तो उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में कंडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। 2 पॉइंट हो गए कि कॉपर एक जिंक, ब्रास की जब बात करेंगे तो ब्रास में हमारा 60% कॉपर 40% जिंक मिला के हम बनाते हैं, उसको ब्रास ब्रास का मटेरियल हम कहेंगे। दूसरा हमारा क्या हो गया कि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। इट कैन इजिली सेव्ड बाय प्रेसिंग एंड इट लेंड्स इटसेल्फ टू डीप ड्राइंग। इसको आप इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर या डिजाइन में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं।
चौथा पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट हमारा है ये कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं प्लग पॉइंट, स्विचेस, फ्यूज होल्डर, लैम्प, सॉकेट, नाइफ स्विचेस। इन जगहों पे हम क्या करते हैं, इस ब्रास का यूज करते हैं। क्लियर है? मेरी आवाज जा रही है सबको? ठीक है। तो हमारा ये जो जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था हमारे चार पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से? कि पहला पॉइंट हो गया कि क्वांटिटी क्या हो गई, दूसरा इसके फायदे और नुकसान। फायदा क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। नुकसान क्या है? कॉपर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर क्या है कि हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, शेप में किसी भी डिजाइन कर सकते हैं। और फिर लास्ट क्या है कि हम इसका यूज कहां कहां करते हैं। ये चार पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है ब्रास को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। फिर हम बात करेंगे ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर व्हेन एलॉय विथ टिन, 8 से लेके 16% तक टिन जब हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ मिलाते हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसके साथ में कुछ तीसरे एलिमेंट्स को भी हम ऐड करते हैं। कैडियम जैसे हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन्स हो गया। डिपेंड करता है कहाँ हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं दैट्स मीन कि हमको उसकी कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक रखनी है, दैट्स वाई हम उसमें सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं। कैडियम यूज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्लिपरी मतलब उसके सरफेस को स्लिपरी बनाना है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ तीसरे एलिमेंट को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टिन को हम इसमें मिलाते हैं कितने, 8 से 16% तक। साथ ही साथ कुछ स्मॉल परसेंट में, 1, 2 या 3% ऐसे कुछ करके, डिपेंड करता है क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। हम कुछ थर्ड एलिमेंट्स को भी ऐड करते हैं, जैसे कैडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, बेरिलियम हो गया। इन सारे मटेरियल में से किसी एक को ऐड करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज आर गिवन देयर नेम बेस्ड ऑन थर्ड एलिमेंट विच इज एडेड, कॉपर। जो कॉपर में हम टिन को मिला रहे हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसका ये नाम मिला हुआ है ब्रॉन्ज। जो हम इसको टिन जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज नाम मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन थर्ड एलिमेंट इज फॉस्फोरस देन एलॉय इज कॉल्ड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अगर आप इसमें तीसरे एलिमेंट में फॉस्फोरस भी ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसका नाम में ऐड हो जाएगा। जैसे अभी तक हम इसको ब्रॉन्ज कह रहे थे, अब क्या कहेंगे, थर्ड एलिमेंट मिलाने पे ये हो जाएगा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। इफ थर्ड एलिमेंट इज सिलिकॉन देन इट कॉल्ड सिलिकॉन ब्रॉन्ज। मैंने बताया कि अगर हमारा सिलिकॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऐसी जगहों पे हम सिलिकॉन के मिक्सचर को यूज करेंगे या इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे जहां पे हम इसको कंडक्टिंग मटेरियल की तरह से यूज करना चाहें। क्लियर है? ऑल ब्रांच पोजेस हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी भी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एंड कंपेयर टू कॉपर, बट हैव लो कंडक्टिविटी। लेकिन अगर आप प्योर चीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा कंडक्टर होगा, कुछ ना कुछ कम कंडक्टिविटी इसकी इफेक्ट होती है। ब्रॉन्ज इज यूज टू कंटेन कॉन्टेक्टिंग कंडक्टर, कम्यूटेटर सिगमेंट्स, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, नाइफ, स्विच, ब्लेडेड। हम इसका यूज कहां कहां करते हैं, कम्यूटेटर सिगमेंट्स के लिए कर लिया, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के लिए कर लिया, नाइफ के लिए कर लिया, स्विचेस के लिए कर लिया, और ब्लेड एक्सेट्रा, इन सारी जगहों पे हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। तो चार पॉइंट आप इसमें से भी बना सकते हैं बड़े आराम से। जैसे कि क्या हो गया कि हम बात करेंगे कॉपर एक, ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय होता है जिसमें हम 8 से लेके 16% तक टिन को मिलाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ थर्ड पार्टी भी ऐड करते हैं। थर्ड एलिमेंट्स में नाम याद रख लीजिएगा, कैडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। इसकी वजह से इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज का नाम पड़ता है इसके थर्ड एलिमेंट के मिक्सचर से। अगर हम उसमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस मिला रहे हैं तो वो फास्फोरस ब्रॉन्ज हो गया, सिलिकॉन मिला रहे हैं तो वो सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो गया। फिर चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बट कंडक्टिविटी सेम। तीनों में ये बात लिखिएगा कि कंडक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। ठीक है? फिर हमारा ब्रांच इज यूज कंडक्टर्स के हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर सिगमेंट्स, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट और नाइफ की जगहों पे हम इसका यूज करते हैं।
आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। समय कम बचा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी खींचूंगा। बेरिलियम कॉपर एलॉय, अब हम बात करेंगे बेरिलियम कॉपर एलॉय की। द कॉपर एलॉय कंटेनिंग बेरिलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज, इट हैज हाई कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जब हम क्या करते हैं कि कॉपर में बेरिलियम के मिक्सचर को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, जैसे बाकी दोनों में हमारा क्या हो रहा था, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी, जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे थे अपने सॉकेट्स के लिए, स्विचेस के लिए, बाकी जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कम्यूटेटर सिगमेंट्स हो गया नाइफ के लिए। वैसे ही जब हम बेरिलियम को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से भी इसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, बट एज कंपेयर टू अदर इसकी कंडक्टिविटी जो रहती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन दोनों में क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी हमारी कम हो जा रही थी, बट जब हम बेरिलियम कॉपर एलॉय को ऐड करेंगे दैट्स मीन कि उस कंडीशन में हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? और साथ ही साथ जी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। बट यही है कि जब आप कोई चीज अच्छी पा रहे हो तो उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा और उसका कॉस्ट आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। बस इट इज यूज टू मेकिंग करंट कैरिंग स्प्रिंग, ब्रश होल्डर्स, नाइफ, स्विच ब्लेड, ऑयल स्प्रिंग्स, ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, इस कॉपर बेरिलियम कॉपर एलॉय का यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें 3 पॉइंट आपके बनेंगे कि हम बेरिलियम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारा बेरिलियम कॉपर एलॉय बना, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट में आप लिख दीजिएगा इसका यूज हम कहां कहां करते हैं, करंट कैरिंग स्प्रिंग्स में, ब्रश होल्डर्स में, नाइफ्स में, इन जगहों पे इसका यूज करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो तीनों पॉइंट में आप पूछिए, अदरवाइज मैं सेशन को क्लोज करूंगा अब। ठीक है। बस हो गया सर, खत्म होने वाला है ना फोल्डर कुछ तो? हाँ, सारे फोल्डर सब अभी जनरेट हो जाएगा खुद ब खुद, वो शो करेगा। एक काम और करिएगा सर, ग्रुप में जितने भी वीडियोस हैं वो ग्रुप में भी शेयर करा दीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब पे। सर यूट्यूब चैनल कौन सा है सर? आज आपको यूट्यूब चैनल प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं इस सेशन को क्लोज करूं, फिर आपके उसी यूट्यूब चैनल पे ही काम होना है। ठीक है? चलिए ठीक है, फिर हम इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ओके सर। थैंक यू।